सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है 5 जून से लेकर 23 जून तक। उसके लिए हाल ही के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस बार रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि संविधान सभा के जो है जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है ना ये संविधान सभा का जनक कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो वो रहे थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के जो है आपके निर्माता जो है ना ये किसे कहा जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के प्रधान वास्तुकार या फिर निर्माता जो है ना ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जो वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा संविधान सभा के अन्य समितियों के अगर अध्यक्ष की बात कर ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि संघीय शक्तियों संबंधी समिति और संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष रहे थे ना ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी जो सलाहकार के जो अध्यक्ष है ना ये आपके वल्लभ भाई पटेल रहे थे। अल्पसंख्यकों की उप समिति जो रहे थे ये आपके एच.सी. मुखर्जी रहे थे। मौलिक अधिकारों संबंधित उप समिति के जो अध्यक्ष है ना ये आपके जे.बी. कृपलानी रहे थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना और बिना टेस्ट सीरीज़ के, तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के ही जो वो मैच खेल रहे हो। क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलता है कि रियल एग्जाम में जो परफॉर्मेंस होगी ना वो कैसी होने वाली है। इसलिए आपको टेक्स्ट बुक पर पास जो वो ज़रूर लेना चाहिए, जहाँ पर आपको मिलेगा 800 प्लस एग्ज़ामों के लिए जो है 1.5 लाख से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आप अपने यहाँ पर जो है अपनी लैंग्वेज भी जो वो चूज़ कर सकते हैं। जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो आप यहाँ पे लैंग्वेज जो अपना जो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपको डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स भी जो वो देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको जो है पता चलेगा कि आप कौन से टॉपिक में जो है स्ट्रॉन्ग हो, आपकी गलती जो है ये कहाँ पर हो रही है, एवरेज टाइम पर जो क्वेश्चंस है ना ये कितने लग रहे हैं, आपका स्कोर जो है दूसरों से कितना अच्छा है या फिर पीछे है, ये सारा कुछ जो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर जो है फ्री लाइव टेस्ट भी जो वो आप जो वो दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है ऑल इंडिया रैंक एंड लीडर बोर्ड का ऑप्शन भी जो वो देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पर टॉपर और आप अपना स्कोर भी जो है यहाँ पर मिला सकते हैं कि टॉपर जो है किस टॉपिक में जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी आप टॉपर के साथ जो है अपना कंपैरिजन जो वो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपका अनलिमिटेड री अटेम्प्ट्स भी जो है ऑप्शन जो वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको जो है 10,000 प्लस जो है एक्सपर्ट मेड स्टडी नोट्स भी जो आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा 24/7 जो है AI डॉट सॉल्वर प्लस एक्सपर्ट सपोर्ट भी जो आपको देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब ये कि कोई भी सवाल में अगर आपको डाउट हो रहा है तो रात के 2 बजे ही क्यों ना हो, आप AI चैटबॉट से जो है ना तुरंत इसका सॉल्यूशन जो वो ले पाते हैं। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो आपको जो है टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स का जो है टेस्ट सीरीज जो वो ज़रूर लेना चाहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम निकालने में जो वो आसानी हो। और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स ही जो आपको लेना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक पास प्रो और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स में जो है आप यहाँ पे क्लियरली जो वो डिफरेंसेस जो वो देख सकते हैं। जहाँ पर अभी आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जो है ना 1 साल के लिए जो आपको 799 में जो वो देखने को मिल जाएगा, वहीं अगर टेक्स्ट बुक पास प्रो की बात कर ले तो ये जो आपका 1 साल के लिए जो है 649 में जो वो देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप मेरा कूपन कोड STY4 अगर आप यूज़ करते हो ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, STY4 अगर आप यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पर 12% का ऑफ भी जो वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो लिंक आपको जो वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में ही जो आपको जो है देखने को मिल जाएगा। आप इस ऑफ़र का जो वो लाभ उठा सकते हैं। अब हम लोग वीडियो में जो वो आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, से कौन से वैज्ञानिक के द्वारा जो है रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज जो वो किया गया था। किसी बच्चे ने बताया कि रेडियम का पूछा गया था और किसी बच्चे ने बताया कि पोलोनियम का जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न भी जो आपका रिपीटेड प्रश्न है कि आपका जो ये मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी के द्वारा जो है 21 दिसंबर 1898 को जो है ये आपका रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज जो वो किया गया था। तो ऑप्शन में जो आपका मैरी क्यूरी जो वो दिया गया था, तो मैरी क्यूरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आईसीसी वुमेन्स T20 विश्व कप 2024 जो है ना ये किस देश ने जीता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आईसीसी वुमेन्स T20 विश्व कप 2024 का जो फाइनल मैच है ना ये आपका दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के मध्य जो वो खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड की जो महिलाएं हैं ना ये दक्षिण अफ्रीका को जो है ये 32 यानी न्यूजीलैंड की जो टीम रही थी ये 32 रन से जो वो जीत गई थी। यानी न्यूजीलैंड की जो महिला टीम है ना ये आपका विजेता रही थी। तो न्यूजीलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और उप विजेता अगर पूछ ले कि उप विजेता कौन रही थी, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम रही थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर बात कर ले आईसीसी वुमेन्स T20 विश्व कप 2024 का आयोजन जो है ये कहां पर किया गया था। तो देखिए इसका जो आयोजन है ना पहले आपका बांग्लादेश में किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश जो है ये आपका बांग्लादेश में ना आयोजन करके ये जो आपका संयुक्त अरब अमीरात में जो है ये आपका 3 से 20 अक्टूबर तक जो है ये आपका खेला गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 2024 का जो है ये आपका कौन सा संस्करण रहा था। तो देखिए 2024 का जो है ना ये आपका 9वां संस्करण रहा था। इसके अलावा अगर बात कर ले आईसीसी वुमेन्स T20 विश्व कप का पहला जो संस्करण है ये किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो देखिए पहला जो संस्करण है ना ये आपका वर्ष 2009 में जो है इसका आयोजन जो वो किया गया था। और इसके पहले ही संस्करण में जो विजेता टीम रहा था ना ये आपका इंग्लैंड की महिला टीम रही थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए आईसीसी वुमेन्स T20 विश्व कप में जो सबसे सफल टीम है ना ये आपका ऑस्ट्रेलिया की जो वो महिला टीम है। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम आई थिंक जो है 6 बार जो है इसका खिताब जो वो जीत चुकी है। इसके अलावा अगर बात कर ले पुरुष के अगर बात कर ले तो देखिए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 ये जो है किस देश ने जीता है। तो ये आपका भारत देश के द्वारा जो वो जीता गया था। और भारत ने जो है फाइनल में किसको हराया था, तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका को जो वो हराया था। इसके अलावा बात कर ले कि आपका जो है 2024 में जो है आपका कौन से देश में खेला गया था। तो ये आपका 2 देशों में जो ये आपका खेला गया था। एक तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में खेला गया था और दूसरा आपका वेस्ट इंडीज देश में खेला गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि जो आपका आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 हुआ था ये जो आपका कौन सा संस्करण रहा था। ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ना अरब सागर में गिरती है। तो देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए नर्मदा, इसके अलावा साबरमती, लूनी, माही, मांडवी, इसके अलावा ताप्ती, ये सभी जो नदियां हैं ना ये आपके अरब सागर में जो वो गिरती है। तो ऑप्शन में आपका नर्मदा नदी जो वो दिया गया था। तो नर्मदा नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात कर ले तो देखिए गंगा, हुगली, इसके अलावा पद्मा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, बराक, सुरमा, मेघना, इरावदी, गोदावरी, महानदी, इसके अलावा ब्राह्मणी, बैतरनी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी जो नदियां हैं ना ये आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि वेदों की ओर लौटो का जो नारा है ना ये किसके द्वारा जो वो दिया गया था। तो देखिए वेदों की ओर लौटो का जो नारा है ना ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो वो दिया गया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म है ना ये आपका 12 फरवरी 1824 को जो है गुजरात के भारत में टंकारा नामक एक शहर में हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही जो है आपके आर्य समाज की स्थापना जो वो किया गया था। और आर्य समाज की जो स्थापना है ना ये आपके 7 अप्रैल 1875 को जो है ये आपका बॉम्बे में जो वो किया गया था। और इनका जो आपका मूल नाम एग्जाम में पूछा जाता है तो देखिए दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है ना ये आपका मूल शंकर था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि अंतिम योजना आयोग जो है ना ये कब तक चला था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि योजना आयोग जो है भारत सरकार की एक संस्था थी जो अन्य कार्यों के अलावा भारत के पंचवर्षीय योजना भी जो वो तैयार करती थी। और भारत का जो अंतिम पंचवर्षीय योजना रहा था यह आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना रहा था, जिसमें अगर योजना आयोग की बात कर ले तो देखिए योजना आयोग को जो भंग है ना यानी समाप्त जो है यह आपका 13 अगस्त 2014 को जो वो किया गया था। और इसके जगह पर योजना आयोग के जगह पर जो है ना ये आपका नीति आयोग का गठन जो वो किया गया था। और नीति आयोग का जो गठन है ना ये आपका कब किया गया था, तो ये आपका 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन जो वो किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत में वर्तमान रिवर्स रेपो दर जो है ना ये कितना है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि प्रश्न इस प्रकार से था कि आरबीआई के द्वारा जो है आपके कौन से रेपो दर को जो है ना अब तक आपका कोई भी चेंज नहीं किया गया यानी अपरिवर्तनीय जो वो रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये रिवर्स रेपो रेट जो है पहले भी आपका जो है 3.35% था और वर्तमान में भी जो आपका रिवर्स रेपो रेट है ना ये आपका 3.35% ही है। तो रिवर्स रेपो रेट आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये बताइए क्या ये प्रश्न आपका रिपीटेड है या फिर नहीं। कल ही के शिफ्ट में जो है मैंने आपको ये क्वेश्चन जो वो करवाया था। इसके अलावा वर्तमान में अगर रेपो रेट की बात कर ले तो देखिए वर्तमान में जो आपका आरबीआई का जो रेपो रेट है ना ये आपका 6.25% है, जो कि आपका 7 फरवरी 2025 को जो ये आपका चेंज हुआ था। पहले 7 फरवरी 2025 से पहले जो आपका रेपो रेट रहा था ना ये आपका 6.50% रहा था। वर्तमान में बैंक रेट की बात कर ले तो ये आपका 6.50% है। रिवर्स रेपो रेट ये आपका 3.35% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट की बात कर ले तो ये भी आपका 6.50% है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत जो है इसे स्थापित किया गया है। तो देखिए यूपीएससी के गठन की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका अनुच्छेद 315 में जो ये किया गया है। तो अनुच्छेद 315 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर यूपीएससी की बात कर ले तो देखिए यूपीएससी का जो गठन है ना ये आपका 1 अक्टूबर 1926 को जो ये आपका किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग के रूप में जो इसे आपका स्थापित किया गया था। और बाद में आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है ना इसे संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में जो वो आपका पुनर्गठित जो वो किया गया था। सिर्फ लोक सेवा आयोग रहे तो ये तो आपका 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था, लेकिन जो आपका संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में जो पुनर्गठित है ना ये आपका जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो वो किया गया था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर जो है आज आपका संघ लोक सेवा आयोग जो वो कर दिया गया है। इसके अलावा यूपीएससी का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए कहां पर स्थित है तो देखिए यूपीएससी का जो मुख्यालय है ना ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में यूपीएससी की जो अध्यक्ष है ना ये प्रीति सूदन है। और यूपीएससी के पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो ये आपके सर रॉस बैकर रहे थे। और यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है ना ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो वो किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो ये आपका 18 वर्ष जो वो कर दिया गया था। तो क्या बताइए मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में ये क्वेश्चन कराया था या फिर नहीं। कल ही के शिफ्ट में मुझे याद है कि एक्स्ट्रा फैक्ट में जो है मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था। तो देखिए 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है आपका 21 वर्ष की आयु से घटाकर जो है ये आपका 18 वर्ष जो है ये आपका मतदान की आयु जो वो कर दिया गया था। तो 61वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आपको कमेंट करके ये जवाब देना है कि 61वां जो संविधान संशोधन है ना ये किस वर्ष में लागू किया गया था। ये जो आपको कमेंट करके जो वो जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट अगर बात कर ले अन्य संविधान संशोधन के बारे में जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो देखिए भारतीय संविधान का 56वां जो संविधान संशोधन है ना ये आपके गोवा राज्य के गठन को जो है सक्षम करने के लिए जो है ये आपका संक्रमण प्रावधान से संबंधित है। 65वें संविधान संशोधन की बात कर ले तो देखिए इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन और इसकी वैधानिक शक्तियों से जो ये आपका संशोधन जो ये आपका संबंधित है। 70वें संविधान संशोधन की बात कर ले तो देखिए इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी को जो ये आपका शामिल करता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राज्यसभा को केंद्र में जो कहा जाता है वहीं राज्य में जो ये क्या कहा जाता है। तो देखिए राज्यसभा को भारतीय संसद का जो है ये आपका उच्च सदन जो वो कहा जाता है। इसके अलावा राज्यसभा को जो है ये आपका स्थायी सदन भी कहा जाता है। वहीं अगर राज्य में बात कर ले तो देखिए एक राज्य विधानमंडल में आपके 2 सदन होते हैं और वो 2 सदन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए आपका जो निचला सदन होता है ना इसे आपका राज्य विधानसभा जो वो कहा जाता है और उच्च सदन को जो है ये आपका राज्य परिषद या फिर जो आपका विधान परिषद जो वो कहा जाता है, यानी राज्य विधान परिषद जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका विधान परिषद जो वो दिया गया था, तो विधान परिषद आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि आपके उच्च सदन के बारे में पूछा गया था। जब निचला सदन पूछा जाए तो ये आपका विधानसभा को जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 169 में जो है राज्यों में विधान परिषद बनाने का प्रावधान जो वो किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 171 के अंतर्गत जो है किसी राज्य की विधान परिषद में जो है राज्य विधानसभाओं के सदस्य की कुल संख्या का 1/3 से अधिक और 40 से जो ये कम नहीं होगा। ये जो आपका अनुच्छेद 171 में जो वो कहा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि लक्षद्वीप जो है ना ये कौन से क्षेत्र में पड़ता है। तो देखिए लक्षद्वीप की बात कर ले तो ये जो आपका पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में जो है ये आपके लक्षद्वीप सागर के बीच मुख्य भूमि भारत के जो है मालाबार तट से लगभग आपका 220 से 440 किलोमीटर के दूर पर स्थित है। तो या तो ऑप्शन में आपका अरब सागर दिया गया होगा या फिर आपका मालाबार तट दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि कांग्रेस पार्टी ने जो है किस दिन को जो है अपना पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में जो वो मनाया था। तो देखिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा 26 जनवरी को जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में जो ये आपका मनाया गया था और इसकी जो घोषणा है ना ये आपका 26 जनवरी 1930 को जो है इसका घोषणा किया गया था और कांग्रेस पार्टी ने जो है भारतीयों से इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह भी जो वो किया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 19 दिसंबर 1929 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में जो है ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो वो पारित किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो 26 जनवरी 1930 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ट्रांजिस्टर जो है ये किससे बना होता है। तो देखिए ट्रांजिस्टर जो है ये आपका अर्धचालक पदार्थ से मिलकर बनता है और इसे बनाने के लिए ज्यादातर जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग जो वो किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ट्रांजिस्टर है ना ये आपके डोप्ड सेमीकंडक्टर यानी डोपित अर्धचालक से जो ये आपका मिलकर जो वो बनता है। तो ऑप्शन में आपका डोप्ड सेमीकंडक्टर दिया गया होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस देश में जो है जनहित याचिका यानी PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा को जो है किस देश के संविधान से जो ये लिया गया था। तो देखिए जनहित याचिका की जो अवधारणा है ना ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून से जो ये आपका लिया गया था और इसका जो उद्देश्य था ना ये गरीब जातीय अल्पसंख्यकों असंगठित उपभोक्ताओं सहित पूर्व में प्रतिनिधित्व न किए गए समूहों के लिए जो है कानूनी प्रतिनिधित्व जो ये प्रदान करना था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में कौन सी नदी जो है ना ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नर्मदा और तापी भारत की 2 प्रमुख नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों से होकर जो ये बहती है। तो ऑप्शन में आपका नर्मदा नदी दिया गया था। तो नर्मदा नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील जो है ना ये कौन सी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका चिल्का झील है ना ये आपका एशिया की सबसे बड़े खारे जल की जो है ये आपका लैगून और दुनिया की जो है दूसरी सबसे बड़ी जो है ये आपका तटीय लैगून झील है। तो चिल्का झील आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका चिल्का झील है ना ये आपका दया नदी के मुहाने पर स्थित है जो कि आपका महानदी नदी का जो है आपका एक जो है सहायक नदी है। और ये जो आपका दया नदी है ये आपका बंगाल की खाड़ी में बहता है। इसके अलावा अगर अन्य झील की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए पुलिकट जो है ना ये आपका लैगून भारत में दूसरा सबसे बड़ा जो है खारे पानी की जो है ये आपका लैगून झील है। और ये जो आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर जो है ये आपका श्रीहरिकोटा के जो है बैरिकेड द्वीप पर जो है ये आपका स्थित है। इसके अलावा अगर कोलेरू झील की बात कर ले तो ये आपका एशिया की जो है सबसे बड़ी उथली मीठे पानी की झील है और ये जो आपका कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। काले वाली झील की बात कर ले तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित एक मौसमी आर्द्र भूमि की जो है ये झील है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गिव द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स यानी निम्नलिखित में से
किसने गैसीय आयतन का जो है ना ये नियम जो वो दिया था? तो देखिए गैसीय आयतनों का नियम जो है ना ये आपके जोसेफ लुई गे लुसाक के द्वारा जो है ये आपका नियम जो वो दिया गया था। तो गे लुसाक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इस नियम में गे लुसाक ने इस नियम को जो है आपका आमंत्रण का नियम भी जो वो कहा जाता है। और इस नियम में आपका ये बताया गया था कि गैस किसी भी दिए गए द्रव्यमान का दाब जो है ये सीधे गैस के निरपेक्ष तापमान के साथ जो है ये आपका बदलता रहता है। जब आयतन स्तर जो वो आपका जब आयतन जो है ना ये आपका स्थिर जो वो रखी जाती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो है कितने वर्ष तक कार्यान्वयन की मंजूरी जो है ये आपका प्रदान किया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 11 सितंबर 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के लिए जो कार्यान्वयन की मंजूरी जो ये आपका दिया गया है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो शुभारंभ है ना ये आपका वर्ष 2000 ईस्वी में जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि 2024 में मालाबार युद्ध अभ्यास जो है ना ये किन किन देशों के मध्य हुआ था? तो देखिए अगर मालाबार अभ्यास की बात कर ले तो ये जो आपका एक बहुपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास है जो कि आपका वर्ष 1992 में जो है ये आपका शुरू किया गया था। और ये जो पहला संस्करण रहा था ये आपका भारत नौसेना और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसेना के मध्य जो है ये आपका आयोजन जो वो किया गया था। इसके अलावा भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय मालाबार जो नौसेना अभ्यास है ना ये आपका 2024 का जो है ये आपका 28वां संस्करण रहा था जो कि आपका 8 नवंबर 2024 जो ये आपका बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ था। और ये अभ्यास 8 से 18 अक्टूबर 2024 तक जो ये आपका आयोजित जो वो किया गया था। और ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आपका विशाखापट्टनम में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें आपके जो है 4 जो देश है ना वो आपके शामिल हुए थे। और वो 4 देश कौन कौन से हैं? तो देखिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये आपका जो वो शामिल हुआ था। तो ये चारों देश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि पॉस्को अधिनियम का जो है फुल फॉर्म जो है ये पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पॉक्सो जो है ये आपका यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण करने संबंधी अधिनियम था। और इसका जो आपका पूरा नाम होता है ना तो ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट होता है। तो ये वाला फुल फॉर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पॉस्को अधिनियम को जो है ये कब मंजूरी दिया गया था? तो ये आपका 2012 में संशोधन को जो है इस संशोधन को मंजूरी जो है आपका दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिनोमिनन in which 2 or more compounds have the same chemical formula but their structural formula and properties are different। यानी निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी घटना है जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिकों का रासायनिक जो सूत्र है ना या तो आपका समान होता है लेकिन उनके जो संरचनात्मक जो सूत्र और गुण जो होते हैं ना ये आपके अलग होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके आइसोमेरिज्म यानी समवायता जो होता है ना इसकी जो आपका यौगिक जो होते हैं ना 2 यौगिक ये जो आपके रासायनिक सूत्र तो इसका जो है समान होता है लेकिन जो संरचनात्मक सूत्र और गुण जो होते हैं ना ये आपके अलग होते हैं। तो आइसोमेरिज्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर जो कब्जा है ना ये कब किया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 21 सितंबर 1857 को जो है ये आपका अंग्रेजों के द्वारा जो है दिल्ली पर कब्जा जो वो कर लिया गया था। तो 21 सितंबर 1857 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में जो है किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान जो वो किया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 371A जो है ये आपका संविधान में 13वें संशोधन के बाद जो है ये आपका 1962 में जो ये आपका जोड़ा गया था। और ये जो आपका अनुच्छेद है ना यानी 13वां संशोधन और अनुच्छेद 371A जो है ये आपका नागालैंड राज्य के लिए जो है ये प्रावधान जो वो किया गया है। तो नागालैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले अनुच्छेद 371 के बारे में ये तो आपका अनुच्छेद 371A हो गया। अनुच्छेद 371 से आपका A से लेकर J तक जो है ना अलग अलग राज्यों को दर्जा जो वो दिया गया है। जिसमें 371 की बात कर ले तो ये जो आपका अनुच्छेद 371 जो है ये आपका महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए है। और इस अनुच्छेद के मुताबिक इन राज्यों के राज्यपाल की जो है ये जिम्मेदारी होगी कि महाराष्ट्र में विदर्भ, इसके अलावा मराठावाड़ा और श्रेष्ठ महाराष्ट्र के लिए जो है
गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों के लिए जो है अलग विकास बोर्ड जो है आपके बनाए जाएंगे। ये जो आपका अनुच्छेद 371 में प्रावधान जो वो किया गया है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 371 के बी की बात कर ले तो देखिए इस अनुच्छेद के मुताबिक 22वें संशोधन जो कि आपका 1969 में हुआ था और इसके बाद जो आपका संविधान में जो वो जोड़ा गया था, और ये जो अनुच्छेद है ना 371 बी, ये आपका असम राज्य को जो विशेष प्रावधान जो वो देता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 371 सी की बात कर ले तो ये जो आपका अनुच्छेद 371 सी जो है 27वें संशोधन जो कि आपका 1971 में हुआ था, और इस संविधान संशोधन के तहत जो है आपका अनुच्छेद 371 सी को जो ये आपका जोड़ा गया था। और ये जो अनुच्छेद है ना ये आपका मणिपुर के लिए, यानी अनुच्छेद 371 सी जो है ये आपका मणिपुर राज्य को जो है ये आपका विशेष प्रावधान जो वो देता है। अनुच्छेद 371 डी की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 371 डी को जो है ना ये आपका 32वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1973 में हुआ था, और इसमें जो आपका वो शामिल किया गया था। और ये जो आपका पहले ये सिर्फ आपका आंध्र प्रदेश के लिए था, तो अनुच्छेद 371 डी में जो है ये आपका आंध्र प्रदेश को जो है ये आपका विशेष राज्य का दर्जा जो वो प्रदान करता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तमिलनाडु के समुद्री तट को जो है किस रूप में जाना जाता है, तो देखिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को जो है ना ये आपका कोरोमंडल तट के रूप में जो वो जाना जाता है, तो कोरोमंडल तट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल की जो खोज है ना ये राखलदास बनर्जी के द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की जो खोज है ना ये आपके राखलदास बनर्जी के द्वारा जो वो किया गया था, तो मोहनजोदड़ो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ना ये किसके द्वारा जो वो किया गया था, तो देखिए वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ना ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो वो किया गया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि किस स्थान पर जो है आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना 1916 में जो वो किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि होम रूल लीग की जो स्थापना है ना ये आपका दो जगहों पर और अलग अलग लोगों के द्वारा जो वो किया गया था। जैसे कि होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो वो किया गया था, जो कि आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है ना ये आपका अप्रैल 1916 में जो है ये आपका पुणे में होम रूल लीग की स्थापना जो वो किया गया था। तो आपके किस जगह पर पूछा गया था बाल गंगाधर तिलक वाला, तो ये आपका पुणे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर एनी बेसेंट की बात कर ले तो देखिए सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो वो किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना ये किस दशक में हुआ था, तो ये आपका 1960 के दशक में हुआ था, तो 1960 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका